हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फाइनेंशियल ट्री कंपनी। हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी, जहां हम ई इनवॉइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम कुछ एफएक्यूज डिस्कस करेंगे ई इनवॉइसिंग के लिए, जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से सप्लाईज़ हैं जो ई इनवॉइसिंग में कवर होते हैं। ई इनवॉइस में 4 टाइप के सप्लाईज कवर्ड है: टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। सप्लाईज अगर आप SEZ को कर रहे हैं तो, और सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अंडर B2B सप्लाईज कवर है। B2C सप्लाई को उसमें कवर नहीं किया गया है अभी। दूसरा, क्या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है निल रेटेड और होली एग्जाम सप्लाईज में? मतलब अगर आप होली एग्जाम सप्लाईज और निल रेटेड सप्लाईज करते हैं तो आपको क्या ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है? इसमें बोला गया कि नहीं। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई देते हैं तो आप ई इनवॉइस करेंगे। अगर आप एग्जाम सप्लाईज करते हैं तो उस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उन केस में सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है। क्या बिजनेस प्लेस कैन अ बिजनेस प्लेस इट्स लोगो ऑन ई इनवॉइस टैम्पलेट? ई इनवॉइस टैम्पलेट में क्या बिजनेस अपने लोगो को लगा सकता है? ऐसी कोई भी जगह इनवॉइस में नहीं है जहाँ पे बिजनेस अपना लोगो लगा सके। मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। एक फॉर्मेट जो है वो डिस्कस करेंगे हम थोड़े टाइम में, कौन कौन से क्या फॉर्मेट है उस बेसिस पे हम बात करेंगे। लेकिन एज ऑन डेट आपके जो इनवॉइस का जो टैम्पलेट है, उसमें अपने पास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बिजनेस अपने लोगो बता सके। दूसरा, फिर इसके बाद और क्या है कि आपके पास है, क्योंकि टाइम गैप दिया गया है कि आपको इस टाइम में ही, विद इन दिस टाइम आपको IRP मतलब इनवॉइस पोर्टल में अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इनवॉइसेस को जमा करना है। एज ऑन डेट ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, आपको रियल टाइम बेसिस में ही इनवॉइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना होगा। क्या एक से ज़्यादा IRN जनरेट कर सकते हैं एक ही इनवॉइस के लिए? बिल्कुल नहीं। आप जब भी IRN नंबर जनरेट करते हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्री जो GST डिपार्टमेंट की है, वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स होते हैं, डेट होता है, आपका GST नंबर होता है, आपके गुड्स होते हैं, उन सबको चेक करती है और ये देखती है कि हर एक जो इनवॉइस है वो यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं दिखता है तो वो उसको IRN नंबर देती ही नहीं है। तो एक डॉक्यूमेंट को एक साथ IRN तो कभी नहीं मिल सकता। कैन अ कैंसल्ड इनवॉइस नंबर बी यूज्ड अगेन? क्या कैंसल इनवॉइस को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार कोई IRN कैंसिल हो गया तो दोबारा आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते। एक IRN सिर्फ एक ही इनवॉइस के लिए यूज़ हो सकता है। कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर जनरेट इनवॉइसेज ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स हु सेल देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स? ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन है, उसमें जो छोटे सेलर्स हैं जिनके थ्रू सेल करते हैं, तो उस केस में क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी अमेजॉन जो है वो ई इनवॉइस जनरेट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स? तो बोला गया कि हाँ, आपको जनरेट करना होगा। इसके लिए कुछ डिटेल्स में डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, कैन ई इनवॉइस भी कैंसिल पार्शियली और फुल्ली? ई इनवॉइस को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हम उसको पार्शियली कैंसिल करें या फुल्ली कैंसिल कर सकते हैं? आपके पास पार्शियली कैंसिल करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो फुल्ली, और अब कैंसिल जब इनवॉइस कैंसिल करते हो तो आपको रिपोर्ट करना है ऑन IRN विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद आप कैंसिलेशन कर ही नहीं सकते, और उस केस में आपको मैनुअली GST पोर्टल में GSTR 1 रिटर्न फाइल करते समय कैंसिल करना होगा बिफोर सेम इज फाइल्ड। क्या ई इनवॉइस अमेंड हो सकते हैं? ई इनवॉइसेस को अमेंड करने का, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप सिर्फ ई इनवॉइसेस को कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। हाउ विल सिस्टम ऑफ ई इनवॉइसिंग बी इंटीग्रेटेड विद GST रिटर्न्स? ई इनवॉइसिंग को GST रिटर्न के साथ कैसे मिलाया जाएगा? जब आप इनवॉइसिंग पोर्टल में, मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में इनवॉइसेस का जो स्कीमा है, स्टैंडर्ड है, उस पर आप इनवॉइस डिटेल्स को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद
जो सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम है एक्साइज डिपार्टमेंट की, वो उसको चेक करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिक है कि नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजे हैं वो यूनिक है कि नहीं। फिर उसके बाद वो आईआरएन नंबर देगा, क्यूआर कोड देगा, जो कि डिजिटली साइंड होंगे डॉक्यूमेंट्स। इन डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स के बाद जब आपके पास ई इनवॉइस जनरेट होगा, उसके बाद वो ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 में और वीएबल सिस्टम में। जब GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा तो 2A में अपने आप वो दिखने लग जाएगा। तो जो सेलर है उसका तो GSTR 1 ऑटो पॉपुलेट हो गया और 2A में बायर को रियल टाइम बेसिस पे ITC मिल गया बिना किसी रुकावट के। मतलब अब जब GSTR 1 सप्लायर फाइल करेगा तब परचेज़र को ITC मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब वो इनवॉइस जनरेट कर देगा तब GSTR 1 में उसके दिखेगा और 2A में बायर को दिखने लग जाएगा और तुरंत ITC क्लेम वो कर सकता है। तो मेन जो GST डिपार्टमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव था इसको लाने का कि ये कि जो ITC है वो रुके मत किसी का, वो तुरंत क्लेम होते जाए, इसलिए। और GST रिटर्न्स को ऑटो पॉपुलेट अपने आप कर दिया। अगर आप इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करते हैं तो अपने आप तुरंत आपको बिना किसी टाइम गैप के वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपके इनवॉइसेस, जो आपके सेल्स जो है वो हमेशा रेडी रहेंगे। तो GSTR रिटर्न्स जो है वो एक ई इनवॉइसिंग से 2-3 जगहों पे इंफॉर्मेशन अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जिसके कारण GST रिटर्न्स तुरंत रेडी हो जाएंगे। और क्या बोला गया, और क्या FAQs है अपने पास। आफ्टर जनरेशन ऑफ IRN इज देयर टाइम लिमिट फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। जनरेशन ऑफ IRN के बाद क्या कोई टाइम लिमिट है जनरेशन ऑफ ई-वे बिल की? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। Do invoice details that are auto-populated in GSTR return need to be checked by taxpayer before filing the same? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इनवॉइसिंग कर लिया, अब GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो गई चीज़ें, आपको रिटर्न फाइल करते समय क्या उसको चेक करना है क्या? देखिए, ई इनवॉइसिंग जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग का जो लायबिलिटी है वो टैक्स पेयर का खुद का है। तो उसको चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होके मिल रही है, लेकिन एट द एंड रिटर्न फाइल करते समय, टैक्स लायबिलिटी निकालते समय, सेल्फ असेसमेंट करते समय वो उसकी लायबिलिटी है कि वो खुद देखे कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो प्रॉपर्ली जा रहे हैं कि हमारे बुक से मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो ऑटो पॉपुलेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चेक नहीं करेंगे कि आपके GSTR 1 में सेल्स दिख रही हैं वो सही है या नहीं है। तो आपको अपने रिटर्न्स को खुद चेक करना है वेदर इट इज़ ऑटो पॉपुलेटेड और नॉट। उसके बाद और क्या बोला गया कि अब GSTR 1 में तो ऑटो पॉपुलेट हो गया डिटेल्स इनवॉइसिंग से, हमको वो डिटेल्स नहीं चाहिए, हमको रीसेट करना है, तो वो कैसे करें? तो एक रीसेट बटन होगा बॉटम ऑफ GSTR 1 डैशबोर्ड में, जहाँ पे आप रीसेट करेंगे तो जो भी ऑटो पॉपुलेट चीज़ें होंगी वो हट जाएगी, फिर अपन सबसे उसको फिल कर सकते हैं। क्या बल्क अपलोडिंग ऑफ ई इनवॉइसेस पॉसिबल है इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट में? तो बोला गया है कि हाँ, बल्क आप जो बल्क इनवॉइसेस है वो एंटर कर सकते हैं। उसका एक JSON फाइल जनरेट होगा और जिसको आप अपलोड करोगे इनवॉइस पोर्टल में आफ्टर लॉगिंग इट। बल्क जनरेशन ऑफ इनवॉइसिंग की भी फैसिलिटी आपको दी गई है। फॉर हाउ लॉन्ग विल डेटा बी अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल? गवर्नमेंट पोर्टल में कितने दिन डेटा लगेगा? तो IRP डेटा जो है वो 24 आवर्स के लिए रहेगा, और वंस इनवॉइस जो है वो रजिस्टर हो गया, वैलिडेट हो गया और अपलोड हो गया GST रिटर्न्स में, तो वो एंटायर फाइनेंशियल ईयर में रहेगा, लेकिन IRP में डेटा 24 आवर्स तक रहेगा। उसके बाद इज़ देयर इन टाइम लिमिट फॉर अपलोडिंग ई इनवॉइसेस ऑन IRP? ऐसा कोई टाइम लिमिट तक दिया गया नहीं है कि आपको अपनी इनवॉइसेस को IRP में कब तक रिपोर्ट करना है, लेकिन however invoice is considered valid only after its registration on invoice registration portal. Once uploaded on IRP, the same will be received immediately on real time basis. कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। क्या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को ई इनवॉइस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है? बोला गया हाँ, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस
को मैंडेटरी किया गया है। द ई इनवॉइस सिस्टम अलाउज डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेज एज वेल एज एंड सप्लाईज। इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस को क्या ई इनवॉइस कंप्लाइंस करना पड़ेगा? बोला नो, इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस। SEZ डेवलपर्स को क्या ई इनवॉइसेस इशू किया गया जाना के लिए एप्लीकेबल है क्या? SEZ यूनिट्स को बोला गया कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन SEZ डेवलपर्स को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल टू इनवॉइसेज दैट आर इशूड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है क्या? मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो ई इनवॉइसिंग इशू करता है क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है? इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइसेज इशूड बाय ISD, नहीं है एप्लीकेबल। उसके बाद क्या B2C ट्रांजैक्शंस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? नहीं, B2C ट्रांजैक्शंस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो 2-4 चीज़ें हैं जो दिमाग में रहती है वो ये कि क्या हम कैंसिल कर सकते हैं ई इनवॉइसेस? तो हाँ, हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स। लेकिन अगर आपका वो ई वे बिल में जो आपके ई वे बिल उसका जनरेट हो गया है और वो उसकी इंक्वायरी होके वो कंफर्म हो गई है, कंफर्म हो रही है, तो उस केस में आपको कैंसिलेशन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, उस केस में कैंसिलेशन नहीं होगा। लेकिन आप कैंसिलेशन कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। क्या अमेंड करना दिया जाएगा? तो अमेंड करना देना कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ये वॉलेंट्री है कि आपको आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं, या फिर जो फेजेस में ला रहा है उन्हीं लोगों को कवर करना है? नहीं, जो फेजेस में ला रहा है उन लोगों को कवर करना है। आप वॉलेंट्री खुद से होके ई इनवॉइसिंग नहीं कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कवर की गई है। बाकी तो सारी लगभग चीज़ें हमने कवर इसमें कर ली है। अब मैं आपको एक हाँ, दूसरा चीज़ ये कि टर्नओवर हम कैसे देखेंगे? टर्नओवर बोला गया कि 1 अप्रैल 2017 से 17-18 के केस में GSTN जो आया था वो 1 जुलाई से आया था। तो हमको कब से देखना है टर्नओवर? 1 जुलाई से देखना है या 1 अप्रैल 2017 से देखना है? तो उस केस में बोला गया कि 1 जुलाई 2017 से मार्च 18 तक जो जितना भी टर्नओवर है, अगर वो 20 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड होता है किसी भी साल में, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, इन 5 सालों में कोई भी साल में अगर 20 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है, उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब इसमें यह भी बोला गया कि अब कौन कौन सी टर्नओवर है जो कि हम टर्नओवर की क्या डेफिनेशन होगी, क्या 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 चीज़ लेंगे हम? इसमें एक्सपोर्ट लेंगे, हम इसमें जो भी टैक्सेबल सप्लाईज लेते हैं वो लेंगे, एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज, जो भी सप्लाई हम करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सारी चीज़ें इसमें होगी एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज एंड CGST, SGST, IGST एंड सेस। फिर ये बोला गया कि अगर आप सिर्फ एग्जम्प्ट चीज़ों में डील करते हैं तो उस केस में क्या हमको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? नहीं है। अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स में खाली डील करते हैं तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। आपको मैं एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ जो ई इनवॉइसिंग का फॉर्मेट है। मतलब ई इनवॉइस ऐसे कवर होगा, उसमें QR कोड रहेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ई इनवॉइस ऐसा दिखता है। यहाँ पे QR कोड रहेगा। इस QR कोड में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, डेट ऑफ इनवॉइस, जो सप्लायर का GSTN, रिसीवर का GSTN, प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इस QR कोड को स्कैन करके बायर पेमेंट भी कर सकता है रियल टाइम बेसिस पे। देखिए, और क्या क्या है? इनवॉइस की डिटेल्स है, आयरन नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डिटेल्स है कि डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है, पार्टी की डिटेल्स है, परचेजर की डिटेल्स है, और ये गुड्स की डिटेल्स है जिसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, HSN कोड है, क्वांटिटी है, यूनिट है, टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्स है, टोटल है। और यहाँ पे जो है ये डिजिटली साइंड बाय IRP है। ये ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद ऐसा दिखता है।
तो हमने ये जाना कि ई इनवॉइसिंग होता क्या है, ये इसके प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे जनरेट करना है, किन किन को एप्लीकेबल है नहीं है, कुछ FAQs हमने डिस्कस किए, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। अब आगे एक और वीडियो रहेगा जिसमें ये बताऊंगी कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके केस में हम कैसे डील करेंगे अंडर ई इनवॉइसिंग। होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।